Hello everyone, myself Piyush Kumar. So once again I am back. This time this class is basically for those who are writing the means 2020. आप सभी को पता है कि प्री के रिजल्ट आ चुके हैं और अभी मींस जो है जनवरी फर्स्ट वीक में जो है शेड्यूल है और मींस लिखने वालों में से बहुत अच्छे खासे नंबर में लोग होते हैं जिनका ऑप्शनल जो है वो हिस्ट्री होता है। ठीक है, ये जो क्लास है ये इन जनरल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत नॉर्मल से सजेशंस है। ठीक है, बट खासकर मैं इसको 2020 में जितने लोग हिस्ट्री ऑप्शनल से मींस लिख रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाना चाहता हूँ। तो इसमें जो बातें हम करने वाले हैं, ठीक है, मैं अभी बहुत ज़्यादा बात यहाँ पे कंटेंट के बारे में नहीं करने वाला हूँ। बेहतर होगा कि इसके बारे में जो है हम बाद में बात करें या फिर जो लोग अगले साल लिखने वाले हैं, क्योंकि ये शायद वो समय नहीं है जहाँ पे हम कंटेंट के बारे में डिस्कस करें या विषय वस्तु के बारे में हम डिस्कस करें। जब आखिरी मोमेंट पे जब आपके पास कोई एक 1.5 मंथ या फिर आप मान के चलिए कि 50 दिन के करीब बचे हुए हो, तो ऐसे में किन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपको जिस तरीके से आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सके। ठीक है, आप उसको लास्ट मोमेंट में क्या सारी चीज़ें ऐसी इंक्लूड करें जिससे आपके मार्क्स बढ़ सके। पॉइंट ये है, जाहिर सी बात है कि जो लोग आगे यूपीएससी लिखने वाले हैं या जो लिखने का इरादा कर रहे हैं, ठीक है, ये उनके लिए भी उतना ही यूज़फुल है जितना 2020 में मींस लिखने वालों के लिए है। बट मैं जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो मेरा प्रमुख मुद्दा है यहाँ पे जिनको ध्यान में रखते हुए ये मैं बना रहा हूँ वो 2020 में मींस लिखने वालों के लिए है खासकर। ठीक है, देखिए हिस्ट्री एक डिसिप्लिन है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन इस डिसिप्लिन में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। जब आपने तैयारी जहाँ से भी की है, किसी आप अगर आपने जो है हिस्ट्री को एक ऑप्शनल पेपर के रूप में चुना है, आपने इसकी जाहिर सी बात है तैयारी की होगी, आपने हो सकता है कहीं पे कोचिंग ज्वाइन किया होगा या हो सकता है कि आपने इसकी जो है सेल्फ तरीके से या खुद से इसकी तैयारी की होगी। इन सारी चीज़ों के परे लास्ट में आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए, हम ज़्यादातर उसके बारे में बात करेंगे। आपने जो भी अभी तक पढ़ा है एक बात अच्छे से आप समझ लीजिए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये हिस्ट्री ऑप्शनल, ठीक है, राइट, हिस्ट्री right, and the main focus is means 2020। हम इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। देखिए, जब भी आपने कोई ऑप्शनल पेपर लिया है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि जाहिर सी बात है कि आपने कुछ तैयारी इसकी की होगी। आखिरी वक्त पे क्या करना चाहिए, इन बातों पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो भी आपने कंटेंट पढ़ा है या जो भी आपने विषय वस्तु अभी तक पढ़ा है, आप अभी नई चीज़ों को ऐड करने की बजाय आप इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा रिलाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नई चीज़ें ऐड करने का क्या मतलब होता है कि कई बार हो सकता है कि आपने किसी टीचर को अप्रोच किया कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, तो आपने जो मेरे साथ भी सही है, मैं भी ये सवाल पूछता हूँ कि आपने क्या क्या जो है इससे पहले पढ़ा है। अगर हो सकता है कि मेरे जो दिमाग में एक सेट पैटर्न ऑफ बुक्स है कि आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं कि आपने वो पढ़ा हो सकता है आपने जब तैयारी शुरू की आपको लोगों ने कुछ और सजेस्ट किया या आपने अपने तरीके से जब उसको एनालाइज किया तो आपको कुछ अलग चीज़ें उसमें समझ में आई। पॉसिबिलिटीज़ हैं इन चीज़ों की। अभी इन चक्करों में ना पढ़कर सबसे बेहतर ये होगा कि आपने जो भी कंटेंट जो है तैयार किया है, मतलब आपने जो भी किताबें पढ़ी है या किताबों के अलावा अगर बहुत लोग जो है ऑप्शनल की तैयारी सिर्फ और सिर्फ नोट से करते हैं, ठीक है, वो भी चलेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो मैं यहाँ पर आपको कंटेंट बदलने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। और अगर कोई भी इस मोमेंट पे आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आपको कंटेंट अपना बदलना चाहिए और आपको ये किताब पढ़ लेनी चाहिए या वो पढ़ लेना चाहिए, ऐसे में आप उनकी सजेशंस को आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, आपने जो कंटेंट पढ़ा है आपको मेनली उसी पे फोकस करना है या उसी पे रिलाई करना है। बट यहाँ पे एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि जब भी आप अपने कंटेंट को एनालाइज करते हैं कि डू आई हैव द राइट कंटेंट और नॉट, लेकिन मेरे पास सारा वो
चीज़ है या नहीं है जिस समय यूपीएससी में एक जो डिसेंट स्कोर होता है, जो आप मान के चले 280 है या 270 है या 290 है, वो हर सालाना जो है वो हर साल बदल सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो हर साल एक ही समान हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यूपीएससी के मार्किंग पे बहुत अच्छा ये बहुत हद तक निर्भर करता है। जहाँ तक इसकी बात आती है, आप सभी को पता है कि पिछले साल तक मार्क्स जो है वो बेहतर आ रहे थे। इस बार मार्क्स को अगर आप इन जनरल देखेंगे तो आपको लगेगा कि 20 मार्क्स के करीब जो है वो नीचे चला गया है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कोई एक मार्क्स का आपको फिक्स आइडिया नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, कि आपको इतना मार्क्स लाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि एक ऐसा मार्क्स आपको जरूर जो है उस सब्जेक्ट में लेके आना चाहिए ताकि आपका यूपीएससी क्लियर हो जाए। और इससे पहले भी मैंने अपनी बहुत सारी पिछले वीडियोज़ में मैं ये बता चुका हूँ कि ऑप्शनल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यही वजह है कि इस समय तक में अगर आपको लगता है कि अगर आपका ऑप्शनल प्रिपेयर है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल मत करिए। जहाँ तक बात आती है कंटेंट की, जाहिर सी बात है कि जब भी हम बेहतर स्कोर करने की कोशिश करें तो दो चीज़ें इसमें होती है जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो कौन कौन सी? एक तो आपके पास कंटेंट कितना है, और दूसरी चीज़ जो है वो आंसर राइटिंग जिसको कहते हैं, या उत्तर लेखन जिसको कहते हैं। अगर आपका उत्तर लेखन बेहतर है, ठीक है, तो आप उस केस में थोड़े अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो उत्तर लेखन में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जाहिर सी बात है वो मेरा सेकेंड आस्पेक्ट है, मैं उस पर भी बात करूँगा। लेकिन जो पहला आस्पेक्ट है कंटेंट को लेके, ये सही है कि हो सकता है कि आपने जो पढ़ा है वो कंटेंट अपने आप में संपूर्ण हो और आपको किसी और कंटेंट की ज़रूरत नहीं है। किसी भी ऑप्शनल या वैकल्पिक विषय में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। एक पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि अगर मैंने ये पढ़ लिया होता या इस चीज़ से उसको सप्लीमेंट कर लिया होता तो चीज़ें बेहतर होती। बट मैंने पहले भी कहा कि जब हमारे पास सिर्फ 50 या 55 दिन बचे हुए हैं, ऐसे में ये संभावना हमारे पास बचती नहीं है जब हम इसको इस तरीके से देखें। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि आप कंटेंट में इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है, आप सिलेबस को देखिए, ठीक है। और सिलेबस को देखने के बाद, ठीक है, आपने जाहिर सी बात है कि एक कंटेंट ये आपने पढ़ लिया है, ये आपका कैसा कंटेंट है, ये आपका अपना कंटेंट है, जहाँ से भी तैयार किया है आपने, दैट डजंट मैटर, ठीक है, ये इतना मायने नहीं रखता है। पर आपने सिलेबस को देखिए, ठीक है, और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर्स जो है देखिए। जब मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं तो मैं आपको सिंपली कहूंगा यहाँ पे लास्ट लेट्स से 8 और 9 ईयर्स के पेपर्स जो है आप देखिए, ठीक है। तो सिलेबस को रखेंगे, आप पेपर को रखेंगे, ठीक है। सिलेबस और क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हुए या उसका विश्लेषण करते हुए आप ये तय करेंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत सारे लोगों ने ये पहले भी कर रखा होगा, कोई मैं बहुत नई बात नहीं कर रहा हूँ। बट अगर आपने नहीं किया है तो ये ज़रूर करिए। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं ये सारे क्वेश्चन पेपर में रिफ्लेक्ट होते हैं। देखिए, इतिहास, मैं बार बार कहता हूं कि बहुत सारे लोग इतिहास को एक स्टैटिक पेपर समझते हैं जहां परिवर्तन वो नहीं मानते कि किसी तरीके का परिवर्तन है, पर ऐसा है नहीं, ठीक है। इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जहां पे परिवर्तन या इतिहास लेखन में परिवर्तन बहुत लगातार या सतत एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है। और यही वजह है जिसकी वजह से आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आज से 20 साल जो पहले जो क्वेश्चन आते थे अभी भी वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं या उन्हीं टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स हैं जो 20 साल पहले शायद बहुत प्रोमिनेंट हुआ करते थे और उनका वर्णन हम इतिहास में या उनका पाठ जो है हम पठन पाठन इतिहास में हम किया करते थे, परंतु वो टॉपिक्स अब इतने इंपॉर्टेंट नहीं रह गए हैं। नेचर या प्रकृति में भी क्वेश्चंस के बदलाव है। पहले बड़े क्वेश्चंस आते थे और लिमिटेड टॉपिक्स होते थे, अब छोटे क्वेश्चंस आते हैं और टॉपिक्स, नंबर ऑफ टॉपिक्स बढ़ गए हैं। बट अगर कभी भी आपने ये ध्यान से नोटिस किया है तो क्वेश्चन जो है वो सिलेबस के बियॉन्ड नहीं होता है। ज़्यादातर करके जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिलेबस के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। बट इसको अगर आप उस सिलेबस को थोड़ा और छोटा करना चाहते हैं तो उस केस में आपको क्वेश्चन पेपर को साथ में रहकर उनका एनालिसिस करना चाहिए। और इस तरीके से आप एक लिस्ट प्रिपेयर करिए, ठीक है। यू जस्ट प्रिपेयर ए लिस्ट, ठीक है, द लिस्ट विच कंटेन्स लाइक ऑल दोज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड रेगुलरली। आप एक लिस्टिंग करिए, आप चैप्टर्स रखिए कि चलिए प्री हिस्ट्री है, ठीक है, प्राग इतिहास है, प्राग इतिहास से कितने क्वेश्चन इन लोगों ने पूछे हैं, ठीक है। ये अगर आपको कहीं मिल जाता है, ये जाहिर सी बात है मार्केट में भी मिल सकता है, बट उसमें आप 2019 तक के जितने क्वेश्चंस हैं वो इंक्लूड कर लीजिए और उससे देखिए कि कहाँ कहाँ पर है वेटेज ज़्यादा है। तो सबसे पहली जब आप वो लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले जो आप जिस चीज़ पे आप फोकस करेंगे कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, ठीक है,
फ्रीक्वेंटली आस्क जो है वो क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे टॉपिक्स की एक लिस्टिंग करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ जिस पे आप ज़्यादा हाईलाइट करेंगे वो क्या है, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो रेगुलर इंटरवल्स में पूछे जाते हैं और पिछले 2 वर्षों में नहीं पूछे गए हैं, आप ऐसे जो है ऐसे टॉपिक्स की एक लिस्टिंग करेंगे। तो इस तरीके से जाहिर सी बात है कि जिस सिलेबस को मैंने एनालाइज करने के लिए कहा, अब आपके लिए कैसा हो गया, ये आपके लिए अब छोटा सिलेबस हो गया, क्योंकि अब आपको फोकस जो है यहाँ पे करना है, ठीक है। तो जब सबसे पहले कंटेंट की बात आती है तो किन चीज़ों पे फोकस करना है, मैंने कहा कि अपने लिस्ट को आप मिनिमाइज कर लीजिए, आप उसको छोटा कर लीजिए, और आपको लगता है कि इसकी यूटिलिटी ज़्यादा है, आप उस पर बात करिए, ठीक है, या उसको पढ़िए, ठीक है। आपने वो लिस्ट प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। एंड लाइक वंस यू आर डन विद दिस जॉब एंड देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, देन यू जस्ट सी दैट द कंटेंट दैट यू हैव गॉन थ्रू, जो कंटेंट आपने जो पढ़ा है उस कंटेंट से आपने ये जो प्रिपेयर किया है उसका कितना % आप कवर कर पा रहे हैं, ये आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो 2-3 बातें मैंने आपसे कही, और आप अभी भी हमारे पास इतना दिन है कि जब हम अपने आंसर को बहुत बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि आपने जो है आप अपने कंटेंट को, ठीक है, आप अपने कंटेंट को इवैल्यूएट करिए, इन दोनों को लिंक करके, ठीक है, कि जो कंटेंट आपने प्रिपेयर किया है उसका इससे जो है कितने हद तक जो है ये मैच है, ठीक है, या कितने हद तक जो है ये मिल रहा है। हो सकता है इसमें आपका बड़ा परसेंटेज है, जो भी जाहिर सी बात है कि कोई नई बात तो मैं करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपने भी पहले भी सिलेबस देख के पढ़ा होगा, जो किताब पढ़ी होगी सिलेबस देख के पढ़ी होगी, आपने जो कंटेंट पढ़ा होगा वो सिलेबस देख के पढ़ा होगा। तो ऐसा नहीं है कि इस कंटेंट का मेजर जो इस यहाँ से जो आपने लिस्टिंग की है टॉपिक्स की, उसका मेजॉरिटी यहाँ पे नहीं है, दैट पॉसिबिलिटी इज नॉट देयर, ठीक है। आपको भी पता है कि मेजॉरिटी जो है वो यहाँ से होगा। आप यहाँ पर ये तय करने की कोशिश करिए कि इतने सारे टॉपिक्स जो मैंने लिस्ट किए हैं, ठीक है, या उनको जो है मैंने नोट डाउन किया है, उनमें से कितने ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर अगर मैंने जो कंटेंट पढ़ा है, ठीक है, उस कंटेंट के ऊपर बेस्ड होकर मैं इनका आंसर लिख सकता हूं, ये ध्यान में रखिए। जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 100% की बात करते हैं, तो आपको मान के चलिए कि आप 25% लाइक फॉर अजम्पशन, ठीक है, लाइक 20% ऐसे टॉपिक्स आपको मिले हैं, ठीक है, 20% ऐसे टॉपिक्स आपको मिले हैं जिस पे आपको लगता है कि अभी तक आपका प्रिपरेशन जो है उस पर कम है, ठीक है। आप लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ऐसे टॉपिक्स के ऊपर आप क्या करिए कि ऐसे टॉपिक्स के ऊपर कुछ चीज़ें जो है आप इधर से उधर से जमा कर लीजिए, ठीक है। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, इंटरनेट आपको बहुत मदद कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में संभवतः इतनी स्पेशलाइजेशन या विशेषीकरण की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये काम करता है। लेकिन बाकी अगर इंडियन हिस्ट्री से कोई टॉपिक्स हैं या ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपके पास सफिशिएंट या पर्याप्त मात्रा में आपके पास जो है कंटेंट नहीं है लिखने के लिए, तो उस केस में किसी भी विशेषज्ञ से सलाह करके या तो आपको वो खुद दे सकते हैं या फिर आपको सलाह दे सकते हैं या सजेस्ट कर सकते हैं कि इन चीज़ों से आपको चीज़ें या ये चीज़ें आपको मिल सकती है। तो इस तरीके से उन पे थोड़ा काम करिए। तो वो जो 25% जिसकी बात मैं कर रहा था, वो अलग अलग टॉपिक से कहीं भी फोटो कॉपी करा लीजिए, जेरोक्स करा लीजिए, जो भी जिस तरीके से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, उसको कलेक्ट करके उन एरियाज को कॉम्पनसेट या क्षतिपूर्ति करने की कोशिश करिए कि जहाँ पे आपका कंटेंट नहीं है, ठीक है। तो जब कंटेंट की बात आती है तो ये 2 सजेशंस मैं आपको दूंगा कि आपने जो कंटेंट पढ़ा है तो उस कंटेंट को आप कंटिन्यू रखिए, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि आपको लगता है कि ये 25% ऐसे टॉपिक्स हैं या 20%, इट मे वैरी स्टूडेंट टू स्टूडेंट, ठीक है, अलग हो सकती है रिक्वायरमेंट, और आपको उन कंटेंट पे क्या करना है कि उन कंटेंट पे जहां उन टॉपिक्स पे जहां से भी पॉसिबल हो सके थोड़ी कंटेंट जमा कर लीजिए, थोड़े आइडियाज जमा कर लीजिए। तो कंटेंट के लिए बस आपको इतना ही करना है। और आपको अगर कोई भी नई बुक पढ़ने के लिए सजेस्ट करते हैं कि मुझे ये नहीं समझ में आया, ठीक है, ये नहीं समझ में आया, ठीक है, या जो है ये किताब मुझे आप पढ़ लीजिए, ठीक है, नई किताब अगर सजेशन में आ रही है तो उस केस में आप उसको बिल्कुल भी अवॉइड करेंगे। कोई भी नई किताब इस समय आप नहीं पढ़ेंगे। किताबों के कुछ पन्ने पढ़ सकते हैं, पूरी किताब पढ़ने की साहस अभी आप मत करिएगा, क्योंकि इससे जो है आपने जो चीज़ पढ़ रखा है उसमें भी बहुत सारी संभावनाएं पैदा हो जाएंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है उसमें आ जाएंगे और फिर वो आगे आपके लिए सही नहीं होगा। इसीलिए कंटेंट जो आपके पास है उसका मैक्सिमम रिवीजन, लाइक फॉर हाउ मेनी टाइम्स इट इज पॉसिबल फॉर यू, जस्ट गो फॉर द रिवीजन, ठीक है। तो रिवीजन, रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, ठीक है, बिकॉज दैट इज गेटिंग यू मोर क्वालिटी इन योर आंसर, ठीक है।
वो आपके आंसर को क्या करता है, इनरिच करता है, क्योंकि आपके पॉइंट्स दिमाग में होते हैं। क्योंकि एक चीज़ हमेशा यूपीएससी के एग्जाम में आप लोगों को याद रखनी चाहिए कि वहाँ पर सोचने के लिए हमारे पास बहुत वक्त नहीं होता जहाँ पे आप आंसर को फ्रेम करें। आपको सोचने के लिए कुछ सेकंड्स मिलते हैं और जिसमें आपको ये सोचना होता है कि हाँ, इसमें ये सारे आर्ग्यूमेंट्स है या ये सारा इसका कंटेंट है जो मुझे किसी तरीके से इसमें डालना है, बस इतना ही वक्त होता है। तो अगर आप बार बार रिवीजन करते हैं तो पॉइंट्स जो है आपके माइंड में जल्दी रिफ्लेक्ट करेगा और फिर आप उसको बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो कंटेंट के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको इस मामले में कोई भी सजेशन चाहिए, जैसे आपको लगता है कि जिस तरीके से मैंने कहा कि कंटेंट को लेकर अगर आप कुछ समस्याएं फेस कर रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि किसी विशेषज्ञ से बात करनी चाहिए, तो अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप भूमि आईएएस के थ्रू रीड आईएएस के थ्रू मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार जो है रीड आईएएस का नंबर, इसका नंबर वेबसाइट पे आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो आप रीड आईएएस के वेबसाइट से, जहाँ पे इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन में जो है हमारा नंबर भी होगा, तो आप वहाँ से कांटेक्ट करके आप मेरे थ्रू मुझसे अगर कांटेक्ट करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। आई एम फ्री टू सजेस्ट एनीथिंग, ठीक है। देयर इज़ नो लाइक प्रोफेशनल सॉर्ट ऑफ थिंग दैट आई हैव बीन डूइंग। प्रोफेशनल मतलब कोई टेस्ट सीरीज या ये चीज़ें हम नहीं कर पा रहे, बट हाँ, जहाँ तक हो सके मदद की बात है तो मैं करना, जो मैं मेरे बस में है वो मैं बिल्कुल करूँगा, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे एस्पेक्ट पे, उसको क्या कहते हैं हम, उत्तर लेखन, ठीक है। तो दूसरा एस्पेक्ट क्या है, उत्तर लेखन। क्योंकि आपने कंटेंट जमा कर लिया, ठीक है, और उस कंटेंट जमा करने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है कि आप अपने कंटेंट का रिप्रेजेंटेशन या उसको किस तरीके से आप अपने आंसर्स में लिखते हैं, और ये आपके आंसर्स में लास्ट मोमेंट पे आपके मार्क्स को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है। देखिए, एक चीज़ हमेशा जहन में रखिएगा कि आप कितना जानते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, कि आप उस क्या लिख कर आते हैं। बिकॉज जो इवैल्यूएटर है, जो आपकी स्क्रिप्ट इवैल्यूएट करते हैं, उनको बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं होता है कि आप जिन्हें आपने जो है क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, ठीक है। उनको कुछ नहीं पता होता है। आपकी समझ जो आपके उत्तर में रिफ्लेक्ट करती है वो उनको दिखता है, और आपने जो लिखा है वो उनको दिखता है। तो दो चीज़ें होती है जो उनके सामने होती है। तो आपको कहीं ना कहीं जो है अपने उत्तर इस तरीके से करने हैं ताकि वो इम्प्रेशन आप छोड़ पाए, ठीक है, जहाँ पे ये चीज़ें आपको हेल्प कर सके, ठीक है। तो अब दूसरी बात जो है हम उत्तर लेखन पे कर लेते हैं। देखिए, जब भी आप इतिहास में उत्तर लेखन करते हैं, ठीक है, जब भी आप इतिहास में उत्तर लेखन करते हैं, तीन चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, और ये आप गांठ बिठा लीजिए कि हिस्ट्री में जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं या उत्तर लेखन कर रहे हैं, उस समय आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि आपको उद्देश्य पता होना चाहिए कि किस उद्देश्य से आप ये सारे काम कर रहे हैं। अगर आप जो काम कर रहे हैं, अगर आपको उसका उद्देश्य नहीं पता है, तो जाहिर सी बात है कि जहां आपको पहुंचना है, जिसको आप मंजिल कहते हैं, ठीक है, आप अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो यही वजह है कि जब आंसर लेखन के समय, क्योंकि हर वो काम जो हम करते हैं उसका एक उद्देश्य होता है, इसी वजह से हम रैशनल क्रिएचर है या तार्किक प्राणी है, अदरवाइज हम नहीं होते। तो इतिहास में अगर कोई सवाल पूछा गया है एंड देन यू हैव बीन आंसरिंग दैट क्वेश्चन, तो कुछ ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। जिसने वो सवाल आपसे पूछा है वो कुछ जानना चाह रहे हैं, और उसको समझने के लिए तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। वो तीन चीजें क्या है? पहली चीज है इतिहासकार, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? स्रोत। तीसरी चीज क्या है? इसकी उपयोगिता क्या है? राइट? तीन चीजें हैं। किसी भी आंसर को लिखने से पहले आप ये तीन डायमेंशन में सोच के देख लीजिएगा, ठीक है। ये तीन डायमेंशन है जो आपको काफी मदद करेंगे आंसर लिखने में। खासकर इसकी यूटिलिटी पेपर 1 और पेपर 2 में अलग अलग हो सकती है। मैंने पिछले कुछ वीडियोस में ये सारी बातें की है, मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है इसके ऊपर बात नहीं करूँगा। मैं अगर सिंपली कहूँ तो इतिहास जो है इन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़, वो इतिहास हो ही नहीं सकती है जो इतिहासकार और स्रोत के बिना हो। इतिहासकार वो प्रोफेशनल्स हैं जिनको ये अथॉरिटी मिली हुई है जो इतिहास लिख सकते हैं, ठीक है। और स्रोत वो होता है जिनके ऊपर आधारित होकर इतिहासकार कुछ लिखते हैं, क्योंकि इतिहासकार को भी ये अधिकार नहीं है कि वो बिना स्रोतों का रेफरेंस लिए हुए या बिना स्रोतों का उल्लेख किए हुए इतिहास लिख सकते हैं। तो इतिहास अगर आप रफली समझे तो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, इतिहासकार और स्रोत। और तीसरी चीज़ जो मैंने लिखी, उपयोगिता। ये उपयोगिता क्या है? कई बार क्या होता है कि उस आंसर को पूछने के पीछे कुछ वजह होती है, तो कोशिश करिए कि उस वजह को आप समझे और उस वजह को आप अच्छे से
अपने आंसर में समाहित कर सके या उसको जो है टारगेट कर सके, ये तीसरी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि ये उपयोगिता आपको हर क्वेश्चन में समझ में आए, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। मैं जहाँ तक पहले 2 पॉइंट्स की बात कर रहा था, इतिहासकार और स्रोत। देखिए, इतिहासकार तो हर जगह महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी इतिहास, मैंने कहा कि कोई भी इतिहास बिना इतिहासकार के संभव ही नहीं है। तो इसी वजह से इतिहासकार काफ़ी ज़रूरी होते हैं। इसमें अलग-अलग स्कूल्स होते हैं, आइडियोलॉजीज़ होते हैं जिनके अंदर ये लोग लिखते हैं, वो सारी बातें सही है। ऐसा भी नहीं कि आपको हर टॉपिक में आपको ये जानना है, ठीक है। अभी आप इसको कैसे अपने आंसर्स में इंक्लूड करेंगे? मैंने पहले भी बोला है कि जब आप पेपर 1 में आंसर लिख रहे हैं और आप पेपर 2 में आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों अलग-अलग होता है। पेपर 1 के आंसर और पेपर 2 के आंसर अलग-अलग होते हैं। ये बात भी बहुत अच्छे से आप ज़हन में बिठा लीजिए, ठीक है, कि पेपर 1 और पेपर 2 के आंसर्स अलग होते हैं और यही वजह है कि आपको इनके आंसर्स जो है अलग-अलग अप्रोच से लिखना है। जब बात पेपर 1 की आती है, देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। पेपर 1 में आपकी इतिहास की समझ झलकनी चाहिए और अगर कहीं ना कहीं वो मिसिंग है, ठीक है, तो आप पेपर 1 में अच्छा मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर इतिहास में चीज़ें किस तरीके से विकसित हुई और जो आप निरंतरता और परिवर्तन की बात हमेशा करते हैं, अगर आपने ना केवल उस आधार पर इतिहास को समझा है, बल्कि उसी पर आधारित होकर अगर आपने आंसर्स को लिखने की कोशिश की है, तो इसका रिफ्लेक्शन जो है अपने आंसर्स, अपने मार्क्स में भी आपको दिखेगा। तो पेपर 1 में आप जो है क्या करना है, आपको इतिहासकार और स्रोत, ये 2 चीज़ों पे थोड़ा फोकस करना है। जब बात इसकी आती है, इसका ये भी मतलब नहीं कि मैं इतिहासकारों को रटना शुरू कर दूं या स्रोतों को रटना शुरू कर दूं, ऐसा भी नहीं है। देखिए, बहुत कम सोर्स हैं या स्रोत हैं या इतिहासकारों की संख्याएं भी बहुत कम है जो लोग ज़्यादातर महत्वपूर्ण विषयों पे बात करते हैं। और जब आप पूरे प्राचीन काल का इतिहास पढ़ेंगे तो वही हिस्टोरियंस हैं जो बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर टॉपिक में नए हिस्टोरियंस आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप सभी को पता है कि जिन्होंने भी इतिहास लिखा है तो उन्होंने या तो पूरे प्राचीन भारत के इतिहास लिखी है, आप इसी तरीके से पढ़ते हैं, या मध्यकालीन भारत के इतिहास लिखी या आधुनिक भारत के इतिहास का इतिहास लिखा है। तो यही वजह है कि ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े नंबर्स हैं, ठीक है। आप एक काम करिए, यहाँ पर आप अपने कंटेंट को जब आप इम्प्रूव कर रहे हैं तो उस कंटेंट को इम्प्रूव करते समय खासकर पेपर 1 में आप एक क्या काम करेंगे, हर फेज के लिए या हर काल के लिए, ठीक है, आप हर काल कह लीजिए, ठीक है, या हर टॉपिक कह लीजिए, आप कुछ कुछ स्रोतों को आप ध्यान में रख लेंगे। ये इतना मुश्किल नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। आप मौर्य काल का इतिहास पढ़ रहे हैं, मौर्य काल के इतिहास में हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, आप सभी को पता है कि हमने किसका, अर्थशास्त्र का इस्तेमाल किया, हमने इंडिका का इस्तेमाल किया, हमने अशोकन इंस्क्रिप्शन या अशोक के अभिलेखों का इस्तेमाल किया। ये 3 हमारे पास महत्वपूर्ण स्रोत हैं। और चौथा, कुछ बौद्ध साहित्य की किताबें हैं या पुस्तकें हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। आपको अगर कुछ नहीं याद आ रहा है तो आप इतना ही लिख दीजिए कि आपने बौद्ध साहित्य के या बौद्ध साहित्य या जो कुछ बुद्धिस्ट किताबें हैं उनकी मदद से हम ये जान पाते हैं। तो इस तरीके से आप हर काल के लिए कुछ कुछ स्रोत जो अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आपको याद करने में दिक्कत होती है तो ऐसे में आप लिस्टिंग कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि इसकी लिस्टिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें एक समान हैं। कुछ जगहों पे हम वैदिक स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बहुत सारे ब्राह्मणों का या उपनिषदों का इस्तेमाल हम चीज़ों को जानने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे मान लीजिए आप कृषि के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर कृषि के लिए बात कर रहे हैं तो आप बिना अथर्ववेद को और बिना शतपथ ब्राह्मण को का उल्लेख किए हुए आप उसके ऊपर कोई भी बेहतर आंसर नहीं लिख सकते हैं। अगर हम प्राचीन भारत में कृषि से संबंधित कोई भी आंसर लिख रहे हैं तो इस तरीके के कुछ जनरल थीम्स के ऊपर जो है कुछ स्रोत जमा कर लीजिए और उनको ध्यान में रखिए। यही काम आप इतिहासकार के लिए कर सकते हैं, तो स्रोत के लिए भी कर सकते हैं और इतिहासकार के लिए भी कर सकते हैं। मैं फिर से कहूँगा, आखिरी मोमेंट है, और अगर आपको लगता है कि सिर्फ इतिहासकारों का नाम लिख देने से जो है आपको मार्क्स मिल जाते हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। आपको बेसिकली उनके आर्ग्यूमेंट्स लिखने होते हैं या उनका तर्क लिखना होता है, क्योंकि उनके तर्क, ठीक है, अलग अलग इतिहासकारों के तर्क ही इतिहासकार को अलग अलग तरीके के तर्क ही या अलग अलग इतिहासकारों के तर्क ही आपके हिस्ट्री में विश्लेषण का काम करते हैं। तो उनके बिना चीज़ें नहीं संभव है। तो आप इतिहासकार पर फोकस करने की बजाय सबसे पहले आप अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स पे या उनके तर्कों पर फोकस करेंगे, जिससे आपकी चीज़ें जो है थोड़ी आसान हो सके। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये दूसरी चीज़ है जो मैंने कहा। और तीसरी चीज़ है उपयोगिता। उपयोगिता कैसे?
जब भी आप प्राचीन काल देखिए, हिस्ट्री जब भी हम पढ़ते हैं उसके पीछे लॉजिक क्या होता है। हिस्ट्री पढ़ने के पीछे एक बहुत सिंपल लॉजिक ये होता है कि हम अपने वर्तमान को बेहतर तरीके से समझ पाएं, इसके लिए हमें पास्ट का अध्ययन करना होता है। अगर हमें अपने पास्ट का बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, लाइक इफ वी डू नॉट हैव ए वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर पास्ट, इन दैट केस वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड आवर प्रेजेंट, राइट। वर्तमान में जो चीज़ें हैं वो ऐसी क्यों है, इसका आंसर हमें पास्ट का ही अध्ययन दे सकता है। जैसे आप जाति व्यवस्था को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप वर्ण व्यवस्था को कोशिश समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो है समाज में महिलाओं की स्थिति समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप जिस भी फेज में जो भी चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर समाज से संबंधित जो चीज़ें हैं, वो जाहिर सी बात है कि वो वर्तमान को समझने के लिए आपको पास्ट या आपका अतीत जो है आपको बेहतर तरीके से आपको चीज़ें समझा पाता है। तो जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जहाँ पे आप उसको वर्तमान से लिंक कर सके, ऐसा मौका कभी चूकिएगा मत, क्योंकि जब आपको ऐसी पॉसिबिलिटी दिखती है और आप अपने आंसर्स में ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, उससे क्या हो जाता है कि उससे आपका जो इतिहास पढ़ने का जो मूलभूत उद्देश्य है वो पूरा होता हुआ प्रतीत होता है। आप अपने इवैल्यूएटर को, जो आपके स्क्रिप्ट्स को इवैल्यूएट कर रहा है, आप कहीं ना कहीं ये मैसेज कन्वे कर पाते हैं या कहीं ना कहीं ये संदेश आप उन तक पहुंचा पाते हैं कि मैंने सिर्फ इतिहास को किताबों के बनिस्पत समझा नहीं है, बल्कि हमने किताबों के आधार पर हमने समझा नहीं है, बल्कि हमने उसके आधार पर, अपने अतीत के आधार पर हमने अपने वर्तमान को समझने की कोशिश की है। और इसके लिए कई बार आपको लगेगा कि इसके लिए भी कोई किताब होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जब भी आप जाति व्यवस्था से संबंधित एक उत्तर लिख रहे हैं, उसका कंक्लूजन जो है, ठीक है, उनका कंक्लूजन जो है आपको किस तरीके से लिखना है, उसके कंक्लूजन में आप उसको वर्तमान से कनेक्ट कर दीजिए। या आप सिंधु घाटी की सभ्यता के ऊपर कोई आंसर लिख रहे हैं, आप उसको इस तरीके से कनेक्ट करिए वर्तमान से कि आज के दौर में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, हमारी जो समझ है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, आप उससे अंत कर दीजिए। ठीक है, अभी राखी गढ़ी में बहुत सारे जो है उत्खनन का कार्य चल रहा है, आप उससे आंसर समाप्त करिए कि बहुत सारे उत्खनन के कार्य अभी भी चल रहे हैं और संभवतः हमारी अभी तक की जो अवधारणा है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ये नए खोजों के आधार पर और भी बदल सकती है या अलग हो सकती है। इस तरीके से एक जनरलाइज जो है आप कर सकते हैं, लेकिन उसको कोशिश करिए कि आप उसको कहीं ना कहीं, अगर पॉसिबिलिटी है वर्तमान से कनेक्ट कर पाने की, तो जरूर उसको करिए। ये आपकी इतिहास की बेहतर समझ को दिखाता है। तो ये कुछ सारी चीज़ें जो है आप इसमें पेपर 1 में ध्यान रखेंगे। ठीक है, जब बात आती है पेपर 2 की, तो देखिए पेपर 2 में आपको भी पता है कि यहाँ पर इतिहास में जो घटनाएं या अतीत में जो घटनाएं घटी हैं, उनकी ऐतिहासिकता बहुत संदिग्ध नहीं होती है। यही वजह से यहाँ पर स्रोत इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, आप उसको कुछ हद तक अवॉइड कर सकते हैं या आप उसको कुछ हद तक इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ चीज़ें क्यों महत्वपूर्ण होती हैं, कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, यहाँ पे ये जानना हमारे लिए कि किस हद तक जो है उसको लेकर डिबेट है या उसको लेकर विवाद है इतिहासकारों के बीच, ये सबसे ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं कि हम जितने भी टॉपिक्स कर रहे हैं हर जगह इतिहासकारों के बीच में विवाद हो, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं एक अलग अलग पर्सपेक्टिव्स जो है उसके या अलग अलग आप विश्लेषण कह लीजिए कि वो हमें वो हमें दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत आप इतिहास जो है इतिहासकारों के ऊपर समझने की कोशिश करिए कि उन्होंने किस तरीके से दिया, और इसको समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आपको इतिहासकार के नाम याद नहीं होते, कोई बात नहीं, 11th आवर है, ठीक है, हम नहीं याद करेंगे उसको, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि आप ये देखिए कि अगर एक घटना को एक राष्ट्रवादी इतिहास लेखक जो है वो कैसे देखता है, एक औपनिवेशिक इतिहास लेखक उसको कैसे देखता है, एक मार्क्सिस्ट इतिहास लेखक उसको कैसे देखता है, और उसी घटना को एक सबॉल्टन इतिहास लेखक कैसे देखता है, इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, और आपने कोई भी किताब अगर पढ़ी है, ठीक है, अगर उसको इस डायमेंशन से लिखा गया है तब आपको इन चीज़ों की समझ होगी, और अगर नहीं लिखी गई है तो यहाँ पे थोड़ी मशक्कत आपको करनी पड़ेगी ताकि इन चीज़ों को आप जमा कर सकें। ठीक है, तो पेपर 2 में आप हमेशा याद रखिएगा कि पेपर 2 में इन चीज़ों की महत्ता काफ़ी अधिक होती है, और यही वजह है कि पेपर 2 में आपका आंसर जो है थोड़ा बहुत उस पर्सपेक्टिव से लिखा गया होना चाहिए। और पेपर 2 में मैं एक बात कहूँ आपको, पेपर 2 में जहाँ तक मॉडर्न इंडिया की बात है, ये पहलू इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप बात करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री की तो इतनी विशेषता उसमें नहीं चाहिए। ठीक है, आप सिंपली कहानी की तरह पढ़िए, कहानी की तरह लिखिए और आपको मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, तो ये जो है एक पहलू है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरी बात, पेपर 2 में मैंने क्या कहा आपसे, यहाँ पे ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इतिहासकार भी इंपॉर्टेंट है, स्रोत भी इंपॉर्टेंट है, उपयोगिता भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पेपर 2 में, तो यहाँ पे इतिहासकार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दूसरी उसकी
उसकी उपयोगिता, ये 2 पॉइंट है। इसकी यूटिलिटी जो है, इसकी यूटिलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, ये ध्यान रखना है। इतिहासकार इम्पॉर्टेंट है और उपयोगिता इम्पॉर्टेंट है। आप मॉडर्न इंडिया से संबंधित जब भी किसी भी आंसर को लिखते हैं, आपके पास हमेशा ये पॉसिबिलिटी होती है कि कहीं ना कहीं आप उसको जो है आधुनिक काल से लिंक कर सकें, क्योंकि हमारा आज जो है, ठीक है, जो हमारा इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक इंडिया है, ठीक है, या प्रजातंत्र को फॉलो करने वाला इंडिया है, ये इंडिया कहीं ना कहीं उसी समय सेप होता है। ये पिछले 100 सालों में, आज़ादी के जो लास्ट 100 साल है, आज़ादी से पहले के जो 100 साल है, ये पूरे इंडिया के या इंडिया की प्रकृति को सेप करता है। तो आप जब भी उसको पढ़े ना, थोड़ा बहुत एक बार आप किताबें बंद करके आंख बंद करिए और सोचिए कि क्या है। अगर आप गांधी पढ़ रहे हैं तो आप एक बार सोच के देखिए कि अगर हम आज के भारतीय प्रजातंत्र की बात करेंगे तो कितने गांधीयन वैल्यूज हैं जिनको हमने जिंदा रखा है, कितने ऐसे गांधीयन आइडियाज़ हैं जिसको हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। ऐसा ही आप एक बार बोस के लिए सोच लीजिए, नेहरू के लिए सोच लीजिए, आप अंबेडकर के लिए सोच लीजिए, आप सावरकर के लिए सोच लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से एक बार चीज़ों को वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि ये आपको किताबों में लिखी हुई नहीं मिलेगी। ये आप डिपेंड करता है कि आपकी समझ कितनी बेहतर है और उन समझ के ऊपर आप आधारित होकर ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले भी कहा कि इतिहासकार उपयोगी है और अलग अलग स्कूल है जिस पे इन लोगों ने इतिहास को लिखा है, ठीक है। आप थोड़ा बहुत उस पर भी, थोड़ा नहीं, थोड़ा सा जहाँ जहाँ इसकी इंपॉर्टेंस है वहाँ थोड़ा सा इसका ध्यान देंगे। जैसे आप कुछ बड़े टॉपिक्स हैं, जैसे अगर आप भारतीय नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, मैं सच कहूँ तो राष्ट्रवाद के ऊपर कोई भी चर्चा तब तक पूरी नहीं हो सकती है जब तक कि आप जो है उनको अलग अलग इतिहासकारों के आधार पर नहीं देखते हैं। ये आपकी चर्चा पूरी नहीं हो सकती है, ठीक है। इसी तरीके से भारत में बहुत सारे जो मूवमेंट्स या आंदोलन होते हैं, उन आंदोलनों के ऊपर है, या भारत में जो आइडियोलॉजीज़ है उनके ऊपर है, ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े जगहों पर आप पाते हैं कि इनकी उपयोगिता काफ़ी ज़्यादा है और थोड़ा बहुत मेंशन इनके नाम का जो है, नाम का या फिर उनके स्कूल का, ठीक है, आपके आंसर में क्वालिटी लेके आता है। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें उत्तर लेखन की, तो ये आप सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़े, ठीक है, उत्तर लेखन में ही हम बात करें, ठीक है, तो इसमें उत्तर लेखन में कुछ चीज़ें आप हमेशा याद रखिएगा। आप सभी को पता है कि जब भी हम उत्तर लेखन की बात करते हैं, ठीक है, व्हेनेवर वी डू टॉक अबाउट आंसर राइटिंग, उत्तर लेखन, ठीक है, तो आप सभी को पता है कि आंसर्स में 3 पार्ट होते हैं। एक जिसको आप इंट्रो कहते हैं, ठीक है, दूसरा आप उसको बॉडी पार्ट कहते हैं, ठीक है, और तीसरा जो है कंक्लूजन होता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत फ्रिक्वेंटली मेरे पास आते हैं, ठीक है, और मैं इसी वजह से हिंदी मीडियम में मैं चाहता था ये करूं, और यही वजह है इस वीडियो को लेकर आने का। जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान में रखिए। देखिए, आप आंसर राइटिंग में कितने कंफर्टेबल है, या आपका अपना एरिया हो सकता है या आपकी अपनी प्रॉब्लम हो सकती है, बट जेन्युइनली मैंने ये प्रॉब्लम देखी है बच्चों के साथ, ठीक है, जहाँ पे उत्तर लेखन में उनको अलग अलग तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर हम यहाँ पर बात करें उत्तर लेखन की इतिहास में, तो हम यहाँ पर जाहिर सी बात है अपने सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए करेंगे। देखिए, इतिहास में उत्तर लेखन थोड़ा अलग होता है, और अगर आप इसको जनरल स्टडीज़ की तरह ट्रीट कर रहे हैं या फिर आप इसको बाकी के वैकल्पिक विषयों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके लिए परिणाम बहुत बेहतर साबित नहीं होंगे। ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रो, सबसे पहली लाइन, क्योंकि मैं जब स्टूडेंट था, ठीक है, जब मैं यूपीएससी का जो है एस्पिरेंट था, तब मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि पहली लाइन लिखने में सबसे ज़्यादा हालत ख़राब होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात चलती रहती है कि हम पहली लाइन कुछ इस तरीके से लिखें, इतना इम्प्रेसिव लिखें, ठीक है, कि इवैल्यूएटर उसको देख के ही खुश हो जाए, ठीक है। अब मैंने आपकी बात मान ली, ठीक है, ये बहुत जनरल फिनोमेना है जहाँ पे आप ये कुछ सोचते हैं कि हमारी पहली लाइन इतनी इम्प्रेसिव, इतनी धांसू होनी चाहिए कि मैं एक ही बार में जो है मैं सिकंदर बन जाऊँ, ठीक है। बट आप थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करके देखिए। जब आपको उसी काम के लिए बिठा दिया गया, ठीक है, आपको इवैल्यूएटर बना दिया गया, और तब जो है अगर आप सोचते हैं कि आपको इवैल्यूएट करना है, आप एक बात सोच के देखिए कि क्या आपको वाकई लगता है कि किसी ने अगर पहली लाइन बहुत अच्छी लिखी है, आप हो सकता है कि अच्छा
अच्छा इंप्रेशन कैरी कर ले, ठीक है। लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि उस एक लाइन के बदौलत आपको वो पूरे मार्क्स दे देगा? ऐसी पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। आपको मार्क्स हमेशा आपके कंटेंट पे मिलता है और दूसरी चीज़ होती है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो यही वजह है कि अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई भी फितूर है कि पहली लाइन इज़ द लास्ट लाइन, लाइक बोलते हैं ना कि पहला इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त, ठीक है। बेसिकली जो बॉडी जो कंटेंट होता है उसका, उसकी बनिस्बत आपको आंसर मिलता है, ठीक है। मैंने कहा कि अगर आपकी पहली लाइन अच्छी है तो एक अच्छा इंप्रेशन जरूर छोड़ रहा है। कई बार आप पहली लाइन से ही जो है वो समझाने में सफल हो पाते हैं कि हाँ ठीक है, मेरा डायरेक्शन क्या होगा, दैट यू समहाउ एबल टू लाइक समहाउ यू मैनेज टू कन्विंस टू द पर्सन, ठीक है, दैट इज फाइन। बट डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर राइटिंग द फर्स्ट लाइन, ठीक है। आप, मैंने हमेशा कहा है कि आप एक फिल्टर का इस्तेमाल करिए, ठीक है। ये फिल्टर क्या है, आप यहाँ पर एक मोटे सब्जेक्ट से शुरू करिए। मान लीजिए जिसने गांधी के किसी एक डायमेंशन पे आंसर लिखा है, ठीक है, या एक डायमेंशन पे क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने गांधी की, मान लीजिए कि गांधी के इसने नॉन वायलेंस पे पूछ लिया आपसे, तो आप गांधी के ऊपर शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहली लाइन कैसी होगी, वो गांधी के ऊपर होगी, ठीक है। और आप दूसरी तरफ जो है उसको 2 या 3 लाइन में कहाँ पे ले आएंगे, गांधी के सत्याग्रह पे ले आएंगे या गांधी के नॉन वायलेंस पे ले आएंगे, जहाँ से भी उन्होंने सवाल पूछा है। तो इसीलिए मैं इसको क्या कहता हूँ कि एक तरीके का फिल्टर होता है। और इस फिल्टर की जो है उपयोगिता क्या है, इस फिल्टर ने आपने शुरू किया एक ब्रॉडर डायमेंशन से और उसको कहां पे ले आए, वहां पे उस डायमेंशन पे ले आए जहां पे आपको जो है आपका काम जो है ये हो जाए, ठीक है, जहां पे आप सवाल पे पहुंच जाए, ठीक है। ये पार्ट आपका खत्म हो गया। दूसरा होता है बॉडी पार्ट, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा कि आपके कंटेंट पे यहाँ पे मार्क्स मिलता है, तो बॉडी पार्ट को अच्छे से लिखने की कोशिश करिए। अब ये सवाल भी काफ़ी आता है मेरे पास कि किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए, पॉइंट फॉर्मेट में लिखना चाहिए या सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना चाहिए, ठीक है। देखिए, जब भी आप मीन्स की बात करें तो यहाँ पे अपेक्षाएं तो यही होती है कि आप सब्जेक्टिव आंसर लिखें या पूरे पैराग्राफ फॉर्म में लिखें। बट समय के अभाव के कारण ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम उस तरीके से आंसर लिख पाए। तो यही वजह है कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ना आप एक बैलेंस बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। ये बैलेंस किस चीज़ का होता है, ये बैलेंस होता है दोनों ही फॉर्मेट का, ठीक है। बैलेंस में आप क्या करिए, आप दोनों ही फॉर्मेट में जाइए। आपने कभी भी किसी आंसर को सीधा पॉइंट से मत शुरू करिए। राइट ए पैराग्राफ फर्स्ट, ठीक है, राइट ए पैराग्राफ फर्स्ट एंड देन राइट सर्टेन पॉइंट्स। इफ यू फील दैट सर्टेन पॉइंट्स कैन इंक्लूड ऑल द लाइक ऑल द डायमेंशंस, देन राइट द पॉइंट्स। अगर आपको लगता है कि एक आंसर में आपको कई अलग अलग डायमेंशन निकला है, कभी भी सिर्फ पॉइंट्स पे डील मत करिए। अगर आपके पास समय का अभाव नहीं हो तो कई बार आप ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पर आपके पास इतना वक्त होता ही नहीं है कि आप सोच सके, आप उसको और डायमेंशन पे लेके जा सके। तो वैसे में आप कैसे भी लिखिए, आंसर्स खत्म करिए। तो प्रायोरिटी ये है कि आपका आंसर खत्म होना चाहिए। बट अगर आपके पास ये समय है तो आप क्या करेंगे, एक पैराग्राफ लिखेंगे, कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, फिर एक पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है, और फिर जो है कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। इस तरीके से आप आंसर को बैलेंस करने की कोशिश करिए। बट अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है तो आप एक कोशिश करिए कि आप पैराग्राफ में लिखिए और सिर्फ कहीं पे भी पॉइंट देके मत छोड़ा करिए कि आपने एक पॉइंट दे दिया और आपने छोड़ दिया। हमेशा उस पॉइंट को एक लाइन में डिस्क्राइब जरूर करिए, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, ये पॉइंट फॉर्मेट का एग्जामिनेशन नहीं है। एक लाइन में डिस्क्राइब करिए और अगर उसका की आइडिया जो है आप वो अंडरलाइन कर दीजिए। तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो बैलेंस यहाँ पे बिठानी बहुत जरूरी है, ठीक। तीसरी पार्ट है कंक्लूजन, मैं जिसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूं कि इतिहास में जो कंक्लूजन्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि कंक्लूजन्स बाकी सब्जेक्ट की तरह हो, और इनफैक्ट ये पॉसिबिलिटी थोड़ी कम भी होती है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि आप किस हद तक ये सोचते हैं। जब बात आती है किस हद तक ये सोचते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आपको किसी डिग्री में मेज़र करके ये देना होता है कि आप इस हद तक ये सोचते हैं। इतिहास में जब भी किस हद तक ये सोचते हैं इसका मतलब डिबेटेबल है, ठीक है। इसमें जो है किसी तरीके के विवाद है, और हमेशा विवादों वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसमें किसी एरिया में जाके आपको ट्रैप नहीं होना है, ठीक है। आप अगर किसी एरिया में अगर अपना झुकाव आपने दिखा दिया तो आप कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाते हैं, और आपको ये पता नहीं होता है कि किस आइडियोलॉजी या स्कूल्स वाले लोग जो है आपकी कॉपी को इवैल्यूएट कर रहे हैं। इसी वजह से कभी भी किसी एक तरफ आपने अपना झुकाव मत प्रदर्शित करिए, क्योंकि उससे आपके ऊपर ब्रांडिंग होती है, ठीक है। तो यही वजह है कि आपके जो कंक्लूजन है वो हमेशा बैलेंस्ड होने चाहिए, ठीक है, अनबायस्ड, ठीक है, पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए बिल्कुल। ये चीज आप दूसरी जो है वो ध्यान में रखेंगे।
करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान में रखिए कि आपका आंसर ओपन एंडेड भी हो सकता है। अगर डिबेट है, आप उसको डिबेट फॉर्म में छोड़ दीजिए कि इस चीज को लेकर अभी भी किसी तरीके का जो है एक मत इतिहासकारों के बीच में नहीं बन पाया है। दैट्स इट, ठीक है, योर जॉब इज डन। अगर आपको लगता है कि कोई एक पॉपुलर व्यू है तो आप उसको इस तरीके से करिए कि एक मतता नहीं बन पाई है, लेकिन अपने पॉपुलर परसेप्शन में या आप इस तरह से लिखिए कि सर्वसम्मति तो नहीं है, लेकिन इस डायरेक्शन पे ज़्यादातर लोग बिलीव करते हैं, ऐसा लिखिए। तीसरा, मैंने कहा कि अगर कभी भी आपको ये पॉसिबिलिटी दिखती है कि आप उसको वर्तमान से कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, तो अपने आंसर्स को उस तरीके से लिखिए, ठीक है। और मैंने पहले भी कहा कि जब आप पेपर 1 में आंसर लिख रहे हैं तो स्रोत और इतिहासकारों के बीच में थोड़ा फोकस करेंगे और उनको ना केवल लिखेंगे बल्कि जो है इवैल्यूएटर को ये दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि मैंने ये मेंशन किया है या मुझे इसकी जानकारी थी। तो ये चीज आप जो है करेंगे, ठीक है। तो ये पेपर 1 के लिए है। जब हम पेपर 2 के लिए आते हैं तो पेपर 2 में आप एक बात ध्यान रखिए कि पेपर 2 में उनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम होती है। लाइक पेपर 1 में जितनी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों से वो एक्सपेक्ट करते हैं, पेपर 2 में थोड़ी उनकी कम होती है, ठीक है। तो पेपर 2 के आंसर्स जो आप पेपर 1 में आप सोच रहे थे या इन जनरल आप सोचते हैं, पहली लाइन अगर थोड़ी स्ट्राइकिंग लिख सके तो कोशिश करिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे किसी का स्टेटमेंट उठा लिया, ये इतिहासकार का स्टेटमेंट हो सकता है, ये किसी जो है लेखक का जो है हो सकता है, ठीक है। मतलब नॉन इतिहासकार जो है जो इतिहासकार नहीं है, राइटर है, बहुत स्ट्राइकिंग लाइन है, उसकी कर सकते हैं। किसी ऐतिहासिक महापुरुष की जो है आप स्टेटमेंट उठा सकते हैं। यू आर कंप्लीटली फ्री टू पिक एनी काइंड ऑफ स्ट्राइकिंग लाइन्स टू बिगिन आंसर इन पेपर 2, ठीक है। बट कोशिश करिए यहाँ पर इस तरीके से लिखने की। आंसर्स जनरल भी हो चलेंगे, ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे थोड़े फैक्ट्स का इस्तेमाल करिए। अगर आपके पास कुछ डाटा है, फिगर है, ठीक है, तो आप उसका इस्तेमाल करिए क्योंकि उसकी वेटेज यहाँ पे मिलती है। तो इन सब सारी चीज़ों का इस्तेमाल जो है आप यहाँ पे बिल्कुल करेंगे, ठीक है। अगर जो है डिबेट के फॉर्म में है तो इतिहासकार का नाम अगर याद है तो उसको बिल्कुल करिए। और कंक्लूजन यहाँ पे मैंने कहा कि पेपर 2 में हमारे पास ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको करिए, ठीक है। तो उसको करने वर्तमान से थोड़ा लिंक करके करिए। तो ये कुछ जनरल चीज़ें हैं जो आप आखिरी मोमेंट पे करेंगे और इस तरीके से आप आखिरी मोमेंट पे ये सारी चीज़ें करके आप अपनी जो है आंसर की क्वालिटी जो है वो बढ़ा सकते हैं। और अगर मान के चलिए कि अगर आप आखिरी वक्त पे कुछ खास मेहनत से अगर आप 25-30 नंबर भी ज़्यादा लेके आप आते हैं तो उस 25-30 नंबर की उपयोगिता यूपीएससी में क्या होती है, ये मुझे लगता है कि आप मुझसे बेहतर समझते हैं क्योंकि मैं अल्टीमेटली स्टूडेंट नहीं हूँ। आई हैव लॉस्ट दैट पार्ट। तो अभी क्या है, अभी आपके लाइफ का पूरा डिसीजन इसके ऊपर जो है हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है 1 या 2 नंबर से फाइनली छूटते हुए। तो मुझे लगता है कि अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो आखिरी जो कुछ सजेशंस हैं इन पे फॉलो करिए। आपको मेरी मदद की ज़रूरत है तो उस केस में आई एम ऑलवेज ओपन टू हेल्प यू गाइस, ठीक है। हिंदी मीडियम में इस बार मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ ज़्यादा, टेस्ट सीरीज़ वगैरह या ये सब चीज़ें। हो सकता है अगले साल से हम इसको शुरू करें और निश्चय ही शुरू करेंगे अगले साल से टेस्ट सीरीज़। बट हिंदी माध्यम के जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर उनको किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। आप बेधड़क मुझसे जो है रीड IAS के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं आपकी जो भी संभव सहायता हो सकती है वो मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ आइडियाज़, इन टर्म्स ऑफ गाइडलाइंस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सजेस्टिंग सर्टन कंटेंट, ठीक है, एंड सो ऑन। थैंक यू वेरी मच। आई होप इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू।